हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहिए, अच्छे रहिए, मिलजुल कर रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने परिवार में सकुशल रहें और आगे चलते चलें। हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारत के भूगोल की अगर हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो सर्वप्रथम हमने भारत की अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा की। कहाँ से अक्षांश है, कहाँ से क्या देशांतर है, कौन कौन सी रेखाएं इनसे गुजरती है भारत से, और कौन कौन से भारत के जो राज्य है वो अपने इन रेखाओं पर स्थित है। भारत की मानक देशांतर कौन सी है और कर्क रेखा कौन सी है, यह कहाँ से गुजरती है और कहाँ से समय का जो निर्धारण है वो किया जाता है। इसके बाद बड़े राज्य, छोटे राज्य पढ़े हमने, तटवर्ती राज्य पढ़े, स्थलीय राज्य पढ़े, स्थलीय भूमि पढ़ी, अन्य देशों के साथ क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पहला इसका कौन सा था, हिमालय पर्वत प्रदेश है। हिमालय का जो पर्वत प्रदेश है इसके बारे में हमने क्या चर्चा की कि हिमालय का जो पर्वत प्रदेश है वो प्राचीन 33 सागर से निर्मित है, 33 सागर से क्या है बना हुआ है। और इसका जो होते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय को 4 भागों में है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु या शिवालिक हिमालय है। इसे तो किस आधार पर है, इसे लंबवत आधार पर बांटा गया है। दूसरा प्रादेशिक आधार की अगर बात करते हैं तो पंजाब हिमालय है, किमायू हिमालय है, नेपाल हिमालय है और क्या असम हिमालय है। इस प्रकार हमने हिमालय की है वो चर्चा की थी। इसकी मुख्य मुख्य जो चोटियां हैं उनके बारे में हमने देखा था कि सर्वाधिक चोटियां कौन से में पाई जाती है, कौन सा किस प्रकार स्थलबद्ध है या चोटियों वाला क्षेत्र ज़्यादा है, श्रेणियाँ किस में ज़्यादा पाई जाती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। दूसरा हमने मैदानी भाग पढ़ा कि यह भी किससे है, 33 सागर से निर्मित भाग है। इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है क्यों हिमालय में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सतलज है, ये नदियाँ बहती है। तो इन नदियों के बहाव के कारण ये मिट्टी अपने साथ ले जाती है और इन मिट्टियों के जो क्षेत्र बनता है इसे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें भाबर भी आता है, खादर भी आता है और कौन सी है दलदली भूमि भी देखने को मिलती है और अनउपजाऊ भूमि भी देखने को मिलती है। कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है उसे भाबर कहा जाता है। खादर की अगर हम बात करते हैं तो उपजाऊ का क्षेत्र होता है और बांगर की अगर बात करते हैं अनउपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रकार हमने ये देखा था। इसके बाद गंगा नदी के द्वारा हमने देखा था, गंगा नदी है, सतलज है और दोआब के बारे में हमने चर्चा की थी। मैदानी भाग में दोआब किया था, कौन कौन से दोआब बनाते हैं। 6 नदियाँ, सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चिनाबी है, रावी, व्यास और सतलज। इस प्रकार हमने 6 नदियों का क्रम पढ़ा था। ये नदियाँ विभिन्न प्रकार के दोआब बनाती है। वैसे हम गंगा और इनके जो सहायक नदियाँ हैं और नदियों की प्रणाली जो पढ़ेंगे उनमें इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दिया कि दोआब है, 2 नदियों के समूह को दोआब कहा जाता है। ये नदियाँ इस प्रकार इनका दोआब बनाती है। इसके बाद हमने भारत की तीसरी जो स्थिति थी उसकी भारत का तीसरा जो भाग था यानी प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें पठार व मैदानी पठार और कौन से आते हैं, पर्वत व पठार आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पर्वत वाला क्षेत्र हम क्या है पढ़ रहे थे। कल हमने जो क्या है इससे पहले जो सेशन था उसमें कौन सा था, भारत के जो पर्वत है उसके बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से क्या है पर्वत आते हैं। तो हमने पहला देखा था अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक क्या है जाती है। इसका अगर बात करते हैं तो यह क्या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके बाद हमने देखा था कि विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल क्या है, पर्वत है, ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। इसकी अगर बात करते हैं, स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये एक तो कौन सा था मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे बड़ी विस्तृत वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी ओर क्या है दक्षिण में। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का सबसे ज़्यादा जो लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी आती है, पूर्व से पश्चिम की ओर सर्वाधिक सबसे लंबी पर्वतमाला है वो हमारी कौन सी पर्वतमाला है, ये हमारी क्या है विंध्याचल जो पर्वतमाला है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये भारत को 2 भागों में डिवाइडेशन करती है, उत्तरी और क्या है दक्षिणी भारत है। इस प्रकार हमने इसका देखा था। इसके बाद सतपुड़ा देखा था हमने, क्या सतपुड़ा पर्वत देखा था। सतपुड़ा पर्वत देखा था, गुजरात है, राजपीपला गुजरात है, महादेव की अगर बात करते हैं तो एमपी है, महादेव मध्य प्रदेश या एमपी है और मेकाल क्या छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर यह स्थित था, यहाँ पर क्या है यह स्थित था। कौन सा पर्वत है, अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो इस क्षेत्र में स्थित है। इसे कहा जाता है, ये जो पर्वतमाला है ये विंध्याचल जो पर्वतमाला हमने पढ़ी इसके दक्षिण में है और इसके समांतर फैली हुई क्या है पर्वतमाला है। इसके समांतर व दक्षिण में स्थित कौन सी आती है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। यह राजपीपला गुजरात है, महादेव मध्य प्रदेश है और मेकाल की अगर बात करते
करते हैं मेकाल में फैला हुआ है। मेकाल जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी फैला हुआ है। मेकाल की अगर हम बात करते हैं तो मेकाल कहाँ पर आता है? मेकाल की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़, मेकाल की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है? हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर आता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं तो धूपनगढ़ है। धूपनगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। कौन सी है? सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? धूपनगढ़ है। इसके बाद सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं। सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से? महाराष्ट्र में है। द्र आ रहा है यहाँ, ट्र आ रहा है, तो महाराष्ट्र में कौन सी पाई जाती है? सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। उत्तर से दक्षिण में फैली हुई सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी आती है? सह्याद्री की पर्वतमाला या सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं। पूर्व से पश्चिम की अगर वो बात करेगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की अगर वो बात करता है तो वो कौन सा आता है? हमारा विंध्याचल पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? सह्याद्री की माला है। सह्याद्री की पर्वतमाला है। सह्याद्री कौन सी आती है? पर्वतमाला है। ये यहाँ कौन सी फैली होती है? सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में है, उत्तर से दक्षिण में फैली हुई सर्वाधिक क्षेत्र की है। इसके बाद हमने पढ़ा था नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सी आती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ विस्तृत रूप में देखने को मिलती है। यह इनकी अगर हम बात करते हैं ये पूर्वी और पश्चिमी जो घाट हैं इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। पूर्वी व पश्चिम घाट को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं दोदा बेटा है जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दूसरी क्या है? सबसे बड़ी चोटी है दोदा बेटा है जो कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। इसके बाद हमने चर्चा की थी अन्नामलाई। अन्नामलाई है। अन्नामलाई कहाँ क्षेत्र में विस्तृत है? एक तो कौन सा था? अन्नामलाई की अगर बात करते हैं तो एक तो कौन सा था? केरल है और दूसरा कौन सा आता है? तमिलनाडु है। केरल व तमिलनाडु में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उन्हें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो केरल व तमिलनाडु है, सर्वाधिक इसी क्षेत्र में आता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं अन्नोमुदई है जो भारत प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी क्या है? चोटी है। कौन से आते हैं? अन्नोमुदई है। इसके बाद हमने इलायची की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, केरल में है, ठीक है, केरल में है इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसकी अगर स्थिति की बात करते हैं कौन कौन से इसकी विशेषता, ये कि दक्षिणतम की पहाड़ियाँ, ये कौन सी आती है? दक्षिणतम की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद हमने चर्चा इसके बारे में क्या है, मैंने क्या था थाल घाट है, कौन से आते हैं? पाल घाट है, थार घाट और क्या है? भोर घाट है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक तो कौन सा आता है? थाल घाट है, ठीक है, थार घाट है। एक तो कौन सा आता है? थाल घाट है जो कौन सा आता है? मुंबई नासिक को जोड़ता है। थाल घाट है, क्षेत्र बनते हैं थाल ये तो कौन सा आता है? थाल घाट है। थाल घाट क्षेत्र है ये महाराष्ट्र वाली जो हमने सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं उसमें एक विशेष स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह मुंबई, नासिक और कोलकाता के मध्य स्थित है। मुंबई, नासिक व कलकत्ता इनकी जो मध्य का है, इनको जोड़ने का जो कार्य करता है एक क्या है? घाट है, यानी इस प्रकार की संरचना है, एक रास्ता है, ये इसे क्या कहा जाता है? थाल घाट कहता है। मुंबई, नासिक और कलकत्ता के मध्य स्थित जो है उसे क्या कहा जाता है? थाल घाट है। मुंबई है, नासिक है और कौन सा आता है? कलकत्ता है। इन क्षेत्र में जो स्थित है उसे थाल घाट कहा जाता है। दूसरा कौन सा था? भोर घाट है। इसे भोर घाट की अगर बात करते हैं मुंबई है, पुणे और क्या है? चेन्नई है। भोर घाट की अगर बात करते हैं मुंबई, चेन्नई और क्या है? पुणे है। तो एक क्षेत्र और बनता है भोर घाट है। बम्बई है, चेन्नई है, चेन्नई व पुणे है। तो ये इन तीनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन सा कहलाता है? वो हमारा क्या है? भोर घाट है। यानी चेन्नई, मुंबई और पुणे को जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन सा कहलाता है? भोर घाट है। तो थाल घाट क्या है? मुंबई, नासिक व कलकत्ता को जोड़ता है। और दूसरी अगर बात करते हैं भोर घाट की है, मुंबई, चेन्नई और क्या है? मुंबई को जोड़ता है। इसके बाद कौन सा आता है? पाल घाट है, ठीक है। पाल घाट की अगर हम बात करते हैं तो पाल घाट एक क्षेत्र है कोच्चि से मुंबई के मध्य यानी कोयम्बटूर जो है वहाँ तक स्थित क्षेत्र कौन सा कहलाता है? पाल घाट है। यानी कोच्चि से पाल घाट की अगर हम बात करते हैं, कोच्चि से कोयम्बटूर के मध्य NH 47 है। NH 47 यहाँ से गुजरता है तो NH 47 है। यानी कोच्चि से कोयम्बटूर के जो मध्य क्षेत्र बनता है, रास्ता जो बनता है उसे पाल घाट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाल घाट है। इस प्रकार के 3 प्रकार ये घाट है। तो पहला कौन सा आता है?
थाल घाट है मुंबई, नासिक व कलकत्ता है। भोर घाट मुंबई है, चेन्नई है, और कौन सा कहलाता है, पुणे है। पाल घाट की अगर बात करते हैं, कोच्चि से कोयम्बटूर है, और इसमें NH47 जो है, NH47 रास्ता है, NH47 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर गुजरता है। थाल घाट की अगर बात करते हैं तो थाल घाट में कौन सा, NH3 है, सभी को पता है थाल घाट है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, सभी ने पढ़ रखे होंगे कि थाल घाट से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, तो NH3 जो राष्ट्रीय मार्ग है वो थाल घाट से गुजरता है। और भोर घाट की अगर हम बात करते हैं तो NH4 है, ये तो सभी है, सामान्य सी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं, NH3 और NH4 है। ये कौन से आते हैं, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है, थाल घाट मुंबई, नासिक व कलकत्ता के मध्य स्थित है, और इसे NH3 जो राष्ट्रीय मार्ग है इस पर यह कवर करता है। यानी यह एक सड़क संरचना है जो मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक इस प्रकार इनको जोड़ती है। भोर घाट है, मुंबई से चेन्नई पुणे तक जाती है, इस प्रकार की यह भी संरचना है, NH4 पर स्थित है। पाल घाट कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ने का कार्य करता है, और इसकी बात करते हैं NH47 पर यह स्थित है। कौन से है, NH47 पर कौन सा स्थित है, पाल घाट है। तो ये कल थोड़ा सा इसमें रह गया था, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रमुख पठार है, प्रमुख कौन से आते हैं, पठार है। भारत के जो ये तो क्या थे, पहले वाले तो पर्वत थे, अरावली पर्वतमाला है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, और कौन सी थी, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, ये तो कौन सी थी, पहाड़ियाँ हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार है। तो मोस्टली हमें पता है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है ये संरचना किससे बनी है, कल भी चर्चा की थी। एक तो कौन से आते हैं, इसमें पर्वत है, और दूसरे कौन से हैं, पठार है। इन दोनों से मिलकर क्या बने हैं, हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना है। कौन सा बना है, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो बना है। तो पहले बात करते हैं हम दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार की अगर बात करते हैं तो ये किससे बना हुआ है, दक्कन का पठार है, ये लावा निर्मित पठार है। दक्कन का पठार है, ये किस प्रकार का है, लावा निर्मित, यानी लावा से बना हुआ है। तो पहले पठार की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, दक्कन का पठार है। ये किस से बना हुआ है, ये लावा है, संरचनाएं है, उगलती है, ज्वालामुखी जो होती हैं लावा उगलती है, उनसे बना हुआ पहाड़ कौन सा है, पठार है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो ज्वालामुखी निर्मित है, यानी लावा जब ऊपर की तरफ निकलता है तो इससे बना हुआ। इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो यह कहाँ पर है, इसकी महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में क्या है, इसका स्थिति देखने को मिलती है। महाराष्ट्र और कौन से, गुजरात है, तेलंगाना है, इन क्षेत्रों में मोस्टली जो क्या है इसकी स्थिति है। यानी जो ये हमारा पठार है ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, दक्कन का पठार है, किस प्रकार का पठार है, ये एक लावा निर्मित पठार है। इसकी अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र गुजरात है, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दो अलग हो गए, सीमांध्र और तेलंगाना है। इसके साथ अगर लिखना चाहे तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, जो वर्तमान में क्या कहा जाता है, सीमांध्र कहा जाता है। 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश दो टुकड़ों में बंट गया था। एक तो क्या था, तेलंगाना बना था, एक कौन सा है जो सीमांध्र क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। इसका कहा गया था कि 2014 में जो नियम बना था, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 10 वर्षों तक इसकी राजधानी अमरावती रखा जाए। बाद में इसकी राजधानी क्या है, चेंज होगी। उसमें जो कमेटी था उसने यह निर्णय दिया था कि 10 वर्ष तक इसकी राजधानी रहेगी, बाद में चेंज किया जाएगा। ठीक है, ये अगर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, इस पठार की विशेषता की अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या है, तो पहला तो कौन सा है, लावा निर्मित है, लावा निर्मित पठार है। दूसरा सबसे बड़ा, भारत के प्रायद्वीप का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, दक्कन का पठार है, लावा निर्मित पठार है। इसकी अगर हम स्थिति की अगर बात करते हैं तो यह कहाँ पर आया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और क्या है, तेलंगाना और कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को वैसे मोस्टली तेलंगाना का हिस्सा माना जाता है, लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, इसलिए कुछ क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करते हैं, दंडकारण्य का पठार है। दूसरा की बात करते हैं, दंडकारण्य का। दूसरे की बात करते हैं जो कौन सा कहलाता है, दंडकारण्य का पठार या दंडकार्य का जो पठार है, कौन सा कहलाता है, दंडकारण्य का पठार है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा, वहाँ तो एमपी छत्तीसगढ़ था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ है।
उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में स्थित जो पठार है वो कौन सा आता है, दंडकारण्य का पठार है या दंडकार्य का पठार है। इसको ज़्यादा एनसीईआरटी के आधार पर देखें तो इसमें क्या लिखा है, दंडकारण्य का पठार लिखा होता है। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये किस प्रकार का पठार है, यह भी क्या है विशेषता की अगर बात करते हैं तो लावा क्या है, निर्मित पठार है। कौन सा है, दंडकारण्य का जो पठार है वो लावा निर्मित पठार है। इसकी अगले की बात करते हैं, मैसूर या कर्नाटक का पठार है। अगले की बात करते हैं तो मैसूर या क्या कहलाता है, कर्नाटक का पठार है। तीसरा जो पठार है मैसूर या कर्नाटक का पठार है। इसकी स्थिति की मोस्टली अगर बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक का है। मोस्टली जो इसकी पॉपुलर जो स्थिति है वो कौन सी आती है, कर्नाटक है। ये कौन सा आता है, कर्नाटक में है। और इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो यह भी किस प्रकार का है, लावा निर्मित है। लावा क्या है, निर्मित है। लावा निर्मित क्या है, पठार है। वो कौन सा आता है, दंड, ये कौन सा था, मैसूर या कर्नाटक का पठार है। दंडकारण्य का जो पठार है ये भी लावा निर्मित है और दक्कन का पठार है। अब तक जो तीनों पठार पड़े हैं वो हमारे कौन से, लावा निर्मित पठार है। और यह कौन सा था, भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है, वैसे भी सबसे बड़ा है प्रायद्वीप का, और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा आता है, जो हमारा दक्कन का पठार है, लावा निर्मित पठार है। इसकी गुजरात है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह पठार स्थित है। दूसरा हमने पढ़ा था दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके पठार की अगर बात करते हैं, विशेषता है यह एक लावा निर्मित पठार है। किस प्रकार का है, एक लावा निर्मित पठार है। तीसरा हमने पढ़ा है मैसूर या कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक में स्थित है। यह भी किस प्रकार की जो विशेषता रखता है, यह भी जो क्या है, लावा निर्मित पठार है, क्योंकि ये प्रायद्वीप पे पठार। और इनकी बात करते हैं तो ये ऊंचाई पर स्थित है। पठार की बात करते हैं तो यहाँ ज्वालामुखी संरचनाएं हैं, इनसे लगातार लावा उत्पलित हुआ, जिसके कारण क्या है, इन पठारों की क्या है, उत्पत्ति हुई है। इसके बाद की बात करते हैं, मालवा का पठार है। मालवा का पठार सभी जानते हैं, एमपी में है। मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं, एमपी में है, मध्य प्रदेश है। मालवा के पठार की विशेषता है कटा फटा है, लगातार संरचना में नहीं है। और ये स्थित कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान है जहाँ से हैं ये। अगर बात करते हैं तो ये भी किस प्रकार का है, लावा निर्मित पठार है। ये भी क्या है, लावा निर्मित पठार है। और इसकी विशेषता है, यहाँ से दो नदियाँ हैं, काली आहू व काली सिंध नदियाँ कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है। नदियों में अगर बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये तो कौन सा, आहू व काली सिंध जो नदियां हैं, काली सिंध नहीं है, काली सिंध नदियां हैं, वो यहाँ से निकलती है। काली सिंध जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर बात करते हैं, यह भी लावा निर्मित पठार है। और इससे आहू व काली सिंध जो नदियां हैं वो दोनों निकलते हैं। इसके बाद में क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है। मोस्टली झारखंड और बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें देखा जाता है। तो कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं, झारखंड है, बिहार और क्या, छत्तीसगढ़ का जो पठार है वो कौन सा आता है, छोटा नागपुर का पठार है। खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। कौन सा आता है, छोटा नागपुर का पठार है। तो पहला की अगर हम बात करते हैं, पहला अगर हम बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र है, पहले की अगर हम बात करते हैं तो किस क्षेत्र में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, एक तो कौन सा आता है, झारखंड है, बिहार और क्या, छत्तीसगढ़ है। झारखंड में मोस्ट पॉपुलर है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और क्या है, बिहार है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। एटलस को देखें तो उसमें क्या है, प्रॉपर जो क्षेत्र है वो भी बताएंगे, यानी कौन से बिहार के किस किस क्षेत्र से यह मिलते हैं। इसे अगर हम बात करते हैं तो खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर है। क्या कहते हैं इसे, अगर हम बात करते हैं तो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। कौन से को, छोटा जो नागपुर का पठार है उसे क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर के नाम से जानते हैं। तो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है इस क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है, विस्तृत जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का
पठार है। इसके बाद सभी ने पढ़ा है बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार तो सभी जानते हैं कि यह जो बुंदेलखंड का पठार है, ये इसकी मोस्ट पॉपुलर स्थिति की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से केन व बेतवा नदियाँ सभी ने पढ़ी है। नदियाँ की अगर बात करते हैं, भारत की जो नदियाँ हैं केन व बेतवा जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान कौन सा है? बेतवा नदियों का कौन सा आता है? बुंदेलखंड है। ये कौन सा? एमपी में है। कौन सा आता है? एमपी में। छठा बुंदेलखंड का पठार है वही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। यहाँ से कौन से 2 नदियाँ निकलती है? एक तो कौन से आते हैं? केन है, और दूसरी कौन से? बेतवा। केन व बेतवा का उद्गम, केन व जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा आता है? बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार आता है हमारा? बुंदेलखंड का पठार आता है। इसके बाद की बात करते हैं बघेलखंड का पठार है। ये कौन सा? बघेलखंड की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। तो इससे पहले कौन सा आएगा? बघेलखंड का पठार है। 7वां बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का क्या है? पठार है। एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पठार स्थित है उसका नाम बताइए, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो उसका नाम क्या है? बघेलखंड का पठार है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका पॉपुलर जो विशेषता है, इससे कौन सी नदी निकलती है? एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या? सोन नदी है। सोन नदी उद्गम स्थल कौन से पठार से होता है? तो बघेलखंड का जो पठार है उससे सोन नदी का उद्गम होता है। कौन सा? सोन नदी का उद्गम होता है। इसके बाद कौन सा आता है? मेघालय या शिलांग का पठार है। मेघालय या शिलांग का पठार है। तो इसका कौन सा आता है? मेघालय है, शिलांग का पठार है। मुंशिम राम मेघालय का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? भारत का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र पॉपुलर है वही है मेघालय शिलांग का। तो मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। यहाँ हमने कल चर्चा की थी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ पर फिर बात करते हैं गारो खासी जयंतिया है, वो पहाड़ियाँ भी है। और गारो खासी जयंतिया किस प्रकार की है? एक जनजाति भी है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया थी, उसको अगर बात करते हैं गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? हमारे जो ये क्षेत्र है मेघालय का है, यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार ये अगर बात करते हैं भारत के जो मुख्य पठार है उनके बारे में हमने देखा है। तो पहला हमने कौन सा देखा था? पहला पठार था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो पहला भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? अगर पहले के पठार की बात करते हैं दक्कन का पठार है। ये लावा निर्मित पठार है। दक्कन का जो पठार है यह लावा निर्मित पठार है। यह कौन सा है? लावा निर्मित पठार है। इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। गुजरात था, महाराष्ट्र था, तेलंगाना है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश इनको पहले संयुक्त रूप से लिखा जाता था, इसलिए आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा इसमें माना जाता है। इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो ये लावा निर्मित पठार है। और भारत का सबसे बड़ा जो क्या है पठार है वो कौन सा आता है? भारत का सबसे बड़ा है वो दक्कन का पठार है। दूसरा हमने क्या क्या? दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार है, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो यह भी किस प्रकार का है? यह भी हमारा क्या है? लावा निर्मित पठार। यह भी किस प्रकार का है? लावा निर्मित पठार है। मैसूर या कर्नाटक का पठार है। तो मैसूर या कर्नाटक की बात करते हैं तो मोस्टली कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मैसूर या कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक में है। यह भी लावा निर्मित है। मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में है। लावा निर्मित पठार है। इससे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। आहू व क्या है? आहू व काली सिंध नदी है। आहू व क्या है? काली सिंध जो नदियाँ हैं उसका उद्गम कहाँ से होता है? यहीं से होता है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड था, झारखंड है। छोटे नागपुर के पठार की बात करते हैं, झारखंड है, बिहार है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। कौन से पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार है। और इसकी बात करते हैं बुंदेलखंड है।
बुंदेलखंड का जो कौन सा आता है, बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में केन व बेतवा नदी का उद्गम होता है। केन और कौन सी आती है, बेतवा जो नदियाँ है वहाँ का उद्गम होता है। बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश, बघेल जो खंड है उसका जो पठार है वो कौन सा आता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। इससे सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम वाला पठार कौन सा कहा जाता है, तो बघेल खंड का है। मेघालय व शिलांग का जो पठार है कौन सा क्षेत्र है, मेघालय में है। और इसकी अगर बात करते हैं तो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है वो यहाँ पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है उसकी संरचना कंप्लीट होती है। इसमें दो ही चीज़ें थी, एक तो पर्वत थे, दूसरे कौन से, पठार है। पर्वत की हम कल चर्चा की थी और आज क्या पठार की चर्चा हमने की है। इस प्रकार यह जो पार्ट है इसका पूरा होता है। इसके अगले सेशन में क्या है, हम भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। द्वीपीय और तटीय जो क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और क्या है आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।